बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करेंगे आइसोटोप की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आइसोटोप्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जो हम रेडियो एक्टिविटी स्टडी कर रहे होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट तरह के आइसोटोप्स की ही कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आप यूँ समझ लें कि आइसोटोप एक ही एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि आइसोटोप एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। दूसरे वर्ड्स में आप इसको एक और तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो। आप यूँ समझ लो कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि एटॉमिक मैस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इसका सम होता है। अब आप यूँ समझ सकते हो कि आइसोटोप एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। रिपीट करता हूँ, आइसोटोप एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब आप यूँ समझो कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है। ओवरऑल आप यूँ कह सकते हो कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। यानी जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें से आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे नीचे दो एग्जांपल्स आइसोटोप की नज़र आ रही हैं, यानी हाइड्रोजन के दो आइसोटोप नज़र आ रहे हैं आपको, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। अब दोनों आइसोटोप्स को देखो कि किस तरह से लिखा हुआ है। पहले में H11 लिखा हुआ है, दूसरे में H12 लिखा हुआ है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि H11 जो है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मैस भी 1 है, जबकि H12 जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एटॉमिक मैस जो है वो 2 है। आप दोनों आइसोटोप्स में डिफरेंस नोट करें कि दोनों में एटॉमिक नंबर सेम ही है, यानी 1, लेकिन दोनों के जो एटॉमिक मैसेज हैं वो डिफरेंट हैं। एक का एटॉमिक मैस 1 है, दूसरे का एटॉमिक मैस 2 है। ए जो है ये एटॉमिक मैस को रिप्रेजेंट करता है और सी जो है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से और समझ लें आप इस बात को कि दोनों आइसोटोप्स के अंदर हाइड्रोजन के जो दो आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, दोनों के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद एक है, लेकिन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। यानी एक जो है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन 1 में, और हाइड्रोजन 2 जो है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है। सेम वे नीचे जो दो आइसोटोप आपको नज़र आ रहे हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इन दोनों के भी आप गौर करें तो एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सेम है, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन एटॉमिक मैसेज दोनों का डिफरेंट है। एक का एटॉमिक मैस 35 है, जबकि दूसरे का एटॉमिक मैस 37 है। आप इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम है, यानी 17, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। मसलन क्लोरीन 35 के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 है और क्लोरीन 37 के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद 20 है। दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन्स का है, जबकि प्रोटॉन्स की तादाद सेम है। आइसोटोप में आप यूँ समझ लो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम है ये शो करवा रही है कि आइसोटोप्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं। एक एटम का जो बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिजाइड कर रहे होते हैं। उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्टन और रेडियस के ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस। जो अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं उसमें बेसिकली हमारा लेना देना जो है वो न्यूक्लियस के साथ होता है। तो आपको यहाँ पे दो आइसोटोप नज़र आ रहे हैं कार्बन के, यानी कार्बन 12 और कार्बन 14। तो दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो आप नोट करें कि एक तो आप ये वाली बात नोट कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो बराबर ही होते हैं। जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर आएगा। अब आप न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं। अब आप देखें कि दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस, जहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है ये आप समझ लें कि जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं, और जहाँ पे खाली नज़र आ रही हैं चीज़ें वो न्यूट्रॉन हैं। अब कार्बन के जो दो आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, उनमें प्रोटॉन्स की तादाद 6 ही है
यानी दोनों आइसोटोप के अंदर 6 प्रोटॉन है। और अभी मैंने आपको ये वाली बात बताई कि जो न्यूट्रल एटम होता है उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि दोनों के अंदर अगर प्रोटॉन 6 हैं तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। जो बुनियादी डिफरेंस है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पे आके आएगा। यानी कार्बन 12 में आप देखें कि न्यूट्रॉन्स 6 हैं, जबकि कार्बन 14 के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 है। तो यहाँ पे भी आपने ये वाली बात नोट कर ली कि आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। यहाँ पे भी यही वाली आपको बात नज़र आ रही है। ये दो आइसोटोप लिथियम के दिखाए हुए हैं, लिथियम 6 और लिथियम 7। दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों में। वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है। ये बात भी आपको नज़र आ रही है। लिथियम के दोनों आइसोटोप लिथियम 6 और लिथियम 7 दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी तरतीब इस तरह से है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद भी बराबर है, यानी दोनों आइसोटोप्स के अंदर 3 प्रोटॉन है। जो डिफरेंस है वो अगेन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पे है। लिथियम 6 के अंदर 3 न्यूट्रॉन है, जबकि लिथियम 7 के अंदर 4 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आके हम एक टेक्निक की अब बात करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जो एटम के आइसोटोप्स होते हैं उनका एग्जैक्ट एटॉमिक मैस और उनका रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। दोबारा से आप देख लें कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है जो आइसोटोप्स का रिलेटिव एटॉमिक मैस और उनका रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। इस बात का मतलब क्या है? मसलन क्लोरीन है तो क्लोरीन के अभी पीछे आपने देखें कि 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब जो नेचुरली अक्रिंग क्लोरीन है वो 2 तरह की होती है, जो अभी मैंने आपको बता दी, यानी 35 और 37। और 35 और 37 जो हैं इनके एटॉमिक मैसेस हैं और ये इसी टेक्निक से फाइंड किए जाते हैं। अब जो दुनिया में क्लोरीन मौजूद है, जितनी भी मौजूद है, उसमें से 76% क्लोरीन ऐसी है जिसका एटॉमिक मैस 35 है और 24% क्लोरीन ऐसी है जिसका एटॉमिक मैस 37 है। ये 76% और 24% ये इनका रिलेटिव अबंडेंस है, यानी नेचुरली कौन सा आइसोटोप दुनिया के अंदर कितना पाया जाता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो टेक्निक है इसमें हम ये 2 चीज़ें स्टडी करते हैं, यानी एक तो आइसोटोप का एग्जैक्ट एटॉमिक मैस फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है टेक्निक, और दूसरा उनका रिलेटिव अबंडेंस। ये जो मैस इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है इस टेक्निक में उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो होते हैं। जो बुनियादी हिस्सा होता है इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में वो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो आइसोटोप्स को सेपरेट कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशो। मैं रिपीट करता हूँ कि एक जो पार्ट होता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का, जो मेन पार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जो आइसोटोप होते हैं उनको सेपरेट कर देती है, और सेपरेशन के पीछे जो बेस होती है वो होती है मैस टू चार्ज रेशो। जो है आप यूँ समझ लें कि होता यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आइसोटोप रीच करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देते हैं, और उनमें से जो लाइटर आइसोटोप होगा उसका रेडियस कम होगा और जो हैवी आइसोटोप होगा उसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। यानी हैवी आइसोटोप दूर रोटेट करेगा और जो लाइट आइसोटोप है वो करीब रोटेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली सेपरेशन होती है आइसोटोप्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशो। और आगे फिर डिटेक्टर लगा होता है एक, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेक्टर लगा हुआ। ये डिटेक्टर जो है वो फिर आगे इन आइसोटोप्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और फिर वो उनके मैसेस और वहाँ से हम मैसेस और उनके जो रिलेटिव अबंडेंस हैं वो इंटरप्रेट करते हैं, और फिर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो एक ग्राफ की शक्ल में जो है वो ड्रा किया जाता है। ये एक आप देख सकते हैं एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो दिखाया गया हुआ है। फाइनल रिज़ल्ट जो है वो एक ग्राफ की शक्ल में प्लॉट किया जाता है, जिसके एक्स एक्सिस पे आइसोटोप्स के मैसेस होते हैं और वाई एक्सिस पे उनके रिलेटिव अबंडेंस। मसलन क्लोरीन की अभी मैंने बात की आपके सामने कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और दोनों के अबंडेंस डिफरेंस होते हैं। मतलब 35 वाला जो है वो 76% होता है और जो 37 वाला है वो 24% होता है। तो जो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ये ग्राफ होगा जिसमें 2 आइसोटोप नज़र आएंगे, यानी 35 वाला और 37 वाला।
35 और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहाँ पे इनकी परसेंटेजेस होंगी, यानी 35 वाला थोड़ा है अराउंड 24% और 37 वाला ज़्यादा है अराउंड 76%। तो इस तरह का ग्राफ जो है वो आपको नज़र आएगा, यानी फाइनल रिज़ल्ट जो कंप्यूटर ट्रा करता है वो इस तरह से होता है कि एक्स एक्सिस जो होते हैं वहाँ पे आइसोटोप के रिलेटिव एटॉमिक मासेस और वाई एक्सिस पे उनके रिलेटिव अबंडेंस। मसलन मैंने क्लोरीन की बात की कि दो आइसोटोप आपको नज़र आएंगे, 35 37 वाला। 35 वाले का जो ग्राफ है वो ज़रा छोटा होगा और 37 वाले की बिगर लाइन होगी जो रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। तो अब आप देखें कि जो एक ही एलिमेंट के होते हैं वो डिफरेंट आइसोटोप होते हैं और दुनिया में वो सारे आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पे भी क्लोरीन का सैंपल आप लेंगे दुनिया में जहाँ से भी कलेक्ट करेंगे उसमें क्लोरीन 35 भी होगी, क्लोरीन 37 भी होगी। सेम वे मिसाल के तौर पे यूरेनियम है, तो यूरेनियम के दो आइसोटोप जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, 235 और 238। अब देखें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर वो फिशन का प्रोसेस है, और फिशन जो है वो जो एटम बॉम्ब होता है उसके अंदर फिशन का फिनोमेना ही यूज़ किया जाता है। अब देखें कि जो यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं 235 और 238 वाले, उसमें 238 वाला यूरेनियम जो है वो मोर देन 99% अबंडेंट है, और यूरेनियम 235 जो है उसकी अबंडेंस सिर्फ 0.7% है। लेकिन आप यूँ समझो कि जो फिशनेबल यूरेनियम है वो एक्चुअली यूरेनियम 235 है। तो अब यूरेनियम का सैंपल आप जहाँ से कलेक्ट करोगे उसमें जो मोस्ट अबंडेंट यूरेनियम होगी वो 238 होगी, लेकिन फिशन के अंदर वो यूरेनियम तो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो अब बेसिकली हमारा काम यहाँ पे ये होता है कि उन आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। जो सेपरेट करने का, यानी आपने ये वर्ड सुना होगा यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम को अफरूदा करना, तो वो बेसिकली यही होता है कि जो फिशनेबल यूरेनियम है उसको सेपरेट करना है उस यूरेनियम से जो कि फिशनेबल नहीं है। सो आइसोटोप्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर आप सारे आइसोटोप किसी जगह पे जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो आइसोटोप जो असल में आपको चाहिए होता है उसको दूसरों से अलहदा करना होता है, और ये वाला प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है आइसोटोप्स को सेपरेट करने का, स्पेशली न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। तो आइसोटोप्स जो इनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, यहाँ पे हम ये थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर से आप ये समझ लें कि एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप है, मसलन यूरेनियम 235 238 दोनों हैं, लेकिन जो फिशनेबल है वो बहुत कम है, तो उसको अलहदा करने का अमल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनको सेपरेट किया कैसे जा सकता है। अब आप यहाँ पे यूँ समझ लें कि चूँकि जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिसाइड होते हैं। अब चूंकि आइसोटोप के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो इसका मतलब है कि जो केमिकल बेस है उसके ऊपर आइसोटोप्स को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बराबर है। आप ये वाली बात यहाँ पे समझ लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है आइसोटोप्स के अंदर, तो इसलिए ये केमिकल बेसिस पे इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और जो बेस बनेगी सेपरेशन की वो बेसिकली फ़िज़िकल मेथड्स हैं, और कुछ मैं फ़िज़िकल मेथड्स यहाँ पे बताता हूँ जिनकी बेस पे आप आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हो। मसलन डिफ्यूजन है, सेंट्रीफ्यूज है, थर्मल डिफ्यूजन है, आप डेंसिटी सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, लेज़र सेपरेशन है, यानी दीज आर सम ऑफ द वेज जिसमें आप आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स हैं, डिफ्यूजन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, लेज़र सेपरेशन है, एट्सेट्रा। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप आइसोटोप्स को सेपरेट करके अपने मकसद का आइसोटोप निकाल सकते हो। अब हम आइसोटोप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आइसोटोप के एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सेम होते हैं, जिसका मतलब है कि इनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, और न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो न्यूक्लियस में होते हैं और उस न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद जो है वो बराबर होती है। जो आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट में, उनके प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूक्लियस के राउंड रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये वाली बात कर ली कि आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट होता है, और मास नंबर है क्या, ये मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि मास नंबर जो है ये बेसिकली सम है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का।
तो चूँकि प्रोटॉन्स बराबर होते हैं तो फिर इसका सीधा मतलब ये है कि आइसोटोप के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम ये वाली बात कर लेते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट के फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली मास नंबर के ऊपर डिसाइड होते हैं। और यहाँ पे मास नंबर किस वजह से डिफरेंट है आइसोटोप्स का, न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो है वो न्यूट्रॉन्स इनमें जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप के चूँकि मास नंबर डिफरेंट होते हैं और दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटीज़ हैं, विस्कोसिटीज़ हैं वगैरह, ये मास के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो आइसोटोप में चूँकि मास डिफरेंट होता है इसलिए इनके जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन अभी ये भी हमने पीछे बात की कि जो केमिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसाइड होते हैं अपॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है आइसोटोप्स के अंदर, इसलिए आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। अच्छा जी, तो इसी सिलसिले को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि आइसोटोप्स जो हैं इनके आइसोटोप्स हैव डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़। उसकी वजह जो है वो क्या है कि क्योंकि न्यूक्लियाई की जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके जो रेडियो एक्टिव करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे क्योंकि उनका न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। सो मोड ऑफ डिके डिफरेंट होगा डिफरेंट आइसोटोप का, यानी मुमकिन है कि एक ही एलिमेंट का एक आइसोटोप उसमें अल्फ़ा डिके हो रहा हो और उसका जो दूसरा आइसोटोप है उसके अंदर बीटा डिके हो रहा हो। तो जो मोड ऑफ डिके है एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप का वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जब हम पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की प्लेसमेंट की बात करते हैं, यानी देखेंगे क्लोरीन जो है वो तो दो आइसोटोप हैं उसके, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखें तो उसमें क्लोरीन आपको एक ही नज़र आएगा, एक ही जगह पे लिखा हुआ, और उसका मास नंबर 35.5 लिखा हुआ होता है। तो आप ये समझ लें कि ये नहीं होता कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हर आइसोटोप को अलग-अलग से प्लेस किया गया हुआ है, बल्कि एक एलिमेंट को एक ही दफ़ा प्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसके अंदर जो मास लिखा हुआ होता है वो बेसिकली सारे आइसोटोप्स का एवरेज मास लिखा होता है। यानी क्लोरीन का मास लिखा हुआ आपको 35.5 नज़र आएगा जो कि एक्चुअली क्लोरीन का एवरेज मास है। तो ये वाली बात आप यहाँ पे समझ लें कि पीरियोडिक टेबल में सारे आइसोटोप्स को अलग-अलग से प्लेस नहीं किया जाता है एक एलिमेंट के, बल्कि उनकी जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक ही दफ़ा होती है, और वहाँ पे जो मास लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली आइसोटोप का एवरेज मास होता है। अब आइसोटोप्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं? करैक्टरिस्टिक बेस पे आप कह सकते हैं कि आइसोटोप दो तरह के होते हैं, एक तो रेडियो एक्टिव यानी जिनके अंदर कोई ना कोई डिके होता है, डिसइंटीग्रेशन होती है, और दूसरे नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम अनस्टेबल आइसोटोप्स भी कह लेते हैं, जबकि नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं इनको हम स्टेबल आइसोटोप्स कहेंगे। रिपीट करता हूँ, यानी वो आइसोटोप जिनमें किसी ना किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है उनको हम कह लेते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, और वो आइसोटोप जो ठंडे पड़े हुए हैं जिनके अंदर किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी नहीं है वो स्टेबल हैं, उनको हमने कह दिया कि ये स्टेबल हैं या नॉन रेडियो एक्टिव हैं। तो रेडियो एक्टिव और जो अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ये वो आइसोटोप हैं जिनके अंदर किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आती, इनमें कोई ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट तरह की जो एमिशंस हैं वो आपको नज़र आती हैं, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके या गामा डिके वगैरह, इस तरह के रेडियो एक्टिविटी इनके अंदर हो रही होती है। मैं रिपीट करता हूँ, रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल आइसोटोप्स वो हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो मौजूद होता है, ये डिफरेंट तरह की रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, जैसे अल्फ़ा रेस, बीटा रेस या गामा रेस। मोस्टली जो हैवी आइसोटोप्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही थी, ये मैं आपको बताता हूँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एग्जांपल। मसलन कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का जो 17 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि वो आइसोटोप जो डिफरेंट तरह की रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, अल्फ़ा, गामा, बीटा रेज वगैरह जो है एमिट कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। एग्जांपल मैंने आपको दी कि कार्बन 14 है मिसाल के तौर पे, ये रेडियो एक्टिव है। ऑक्सीजन 17 है, ये रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम
235 है, ये रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से यूरेनियम 238 है, ये भी रेडियो एक्टिव है। तो ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। इनमें डिफरेंट तरह का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है वो नज़र आती है। इसी तरह से स्टेबल आइसोटोप या जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, आप ये समझ लें कि ये स्टेबल होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस और ये किसी तरह की डिसइंटीग्रेशन शो नहीं कर रहे होते हैं। इनके अंदर अल्फा बीटा गामा रेज की एमिशन जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो जनरली जो लाइटर आइसोटोप्स होते हैं ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, वो नॉन रेडियो एक्टिव या स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन के जो 2 आइसोटोप हैं कार्बन 14 के अलावा, यानी कार्बन 12 और कार्बन 13, वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का जो आइसोटोप ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ये भी नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में आ जाएंगे। अब देखें कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। उनमें से कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है ये स्टेबल है। इसी तरह से ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन 16, 17, 18। उसमें से ऑक्सीजन 17 जो है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 जो है ये स्टेबल या नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। अब ये आइसोटोप जो हैं वो किस तरह से पैदा किए जाते हैं, यहाँ पे एक मेथड आइसोटोप पैदा करने का दिखाया हुआ है, और वो मेथड ये है कि जब किसी न्यूक्लियस से एक अल्फ़ा और 2 बीटा पार्टिकल्स रिमूव होते हैं तो उससे एक डिफरेंट आइसोटोप जो है वो बनता है। नीचे आपको 3 एग्जांपल नज़र आ रही हैं। पहली एग्जांपल में थोरियम 232 से थोरियम 238 वाला आइसोटोप जो है वो पैदा करवाया गया हुआ है। और ये कैसे पैदा करवाया गया हुआ है, उसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल्स की एमिशन हुई है। आप पहली एग्जांपल को पे गौर करें कि इसमें थोरियम 232 को कन्वर्ट किया गया हुआ है थोरियम 238 में। और ये कैसे किया गया हुआ है, एक अल्फ़ा और 2 बीटा पार्टिकल के एमिशन से। यानी सबसे पहले थोरियम से जब एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो वो रेडियम 228 पैदा हुआ, और फिर उसमें से बीटा पार्टिकल की एमिशन हुई तो वो एक्टिनियम 228 पैदा हुआ, और फिर एक बीटा पार्टिकल की एमिशन हुई तो वो थोरियम 228 पैदा हुआ। सो नेट इफेक्ट ये है कि एक अल्फ़ा और 2 बीटा पार्टिकल निकाल के थोरियम 232 को कन्वर्ट किया हुआ है थोरियम 228 में। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है उसमें यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया गया हुआ है यूरेनियम 234 में। और अगेन कैसे हुआ है, ये एक अल्फ़ा और 2 बीटा पार्टिकल के एमिशन से। यानी पहले एक अल्फ़ा पार्टिकल जब निकला यूरेनियम 238 से तो वो थोरियम 234 बन गया, और फिर एक बीटा पार्टिकल की एमिशन हुई तो वो प्रोटोएक्टिनियम 234 बन गया, और अगेन एक बीटा पार्टिकल की एमिशन हुई तो वो यूरेनियम 234 बन गया। और जो आखिरी एग्जांपल है उसमें पोलोनियम 218 को कन्वर्ट किया हुआ है पोलोनियम 214 में। अगेन एक अल्फ़ा और 2 बीटा पार्टिकल के एमिशन से। यानी पहले पोलोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो वो लेड 214 बन गया, फिर उसमें से बीटा पार्टिकल की एमिशन हुई तो वो बिस्मथ 214 बन गया, और फिर एक और बीटा पार्टिकल की एमिशन हुई तो वो पोलोनियम 214 बन गया। सो ये एक मेथड है जिससे आप एक आइसोटोप को दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये तीनों एग्जांपल के अंदर जो मेथड यूज़ किया गया हुआ है वो एक अल्फ़ा और 2 बीटा पार्टिकल के एमिशन से एक आइसोटोप को दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट किया गया।